नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ये आपका आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी हो सकते हैं और जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए भी इकोनॉमिक्स का जो परीक्षा है वो सेम ही होने वाला है। तो दोनों बच्चों के लिए ऐसे वीवीआई प्रश्नों का सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के सीरीज का ये आपका तीसरा वीडियो सीरीज है। अगर आज के वीडियो सीरीज को आप अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो समझिए कि आपका 30 क्वेश्चन वीवीआई वाला जो है वो इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी दो सीरीज जो है वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे और आने वाले जो सीरीज है वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आने वाले सीरीज सबसे पहले आप देखें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखा कीजिए। और अब सीरीज को, आज का जो सीरीज है वो चलिए अब पूरा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स का ये है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आपको आराम से दिख पाए। इकोनॉमिक्स का प्रश्न ये है कि यदि कुल लागत यानी टीसी जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है कुल परिवर्तित लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में टीवीसी से डिनोट करते हैं, तथा कुल स्थिर लागत, यहाँ पे लिखा हुआ कल स्थिर लागत, थोड़ा सा वर्डिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये हो गया आपका सर कुल, ये आप समझिए कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो तो समीकरण सही है। कौन सा समीकरण सही होगा? टीसी माइनस टीवीसी इक्वल टू आपका टीएफसी हो जाएगा, या टीसी माइनस टीएफसी बराबर यानी इक्वल टू टीवीसी होगा, या टीसी बराबर टीवीसी प्लस टीएफसी होगा, और इनमें से सभी फटाफट से 4 ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। या तो आपको कमेंट में लिखने हैं और नहीं तो किसी पेज पे आपको लिख लेने हैं कि ये सही होंगे, कि बी सही होंगे, ये सी सही होंगे। और उसके बाद हम जो आंसर लिखा रहेंगे या मिलाएंगे उसको अलग आंसर आपको लिखने हैं और वीडियो के लास्ट में आपको बताने हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए, अगर हम सही आंसर की बात कर लेंगे तो ये फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे चैप्टर के अंदर में कि टीसी बराबर यानी जो कुल लागत होता है वो टीवीसी और प्लस टीएफसी के बराबर होता है। यानी कुल जो बदलने वाले चीजें हैं, ध्यान सुनेंगे, ऐसे चीज़ों पर खर्चे कि जो बदलते रहते हैं। जैसे अगर हम कोचिंग चलाते हैं तो हमारा एक लागत वो है कोचिंग चलाने में कि जिसको हमको बार बार बदलने पड़ते हैं। जैसे मार्कर है, इंक है, ये सब खत्म होगा, बदलेगा। तो ये जो लागत हमारा है ये है टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये एक होता है टीएफसी जो एक लंबे समय तक रन करता है, तुरंत उसको बदलने की जरूरत नहीं होती है अल्पकाल में। ये अल्पकाल में नहीं बदलता है, जैसे हो सकता है बेंच हमारा, बोर्ड हमारा, तुरंत बदलने की जरूरत नहीं है। तो दोनों अगर खर्च मिलाएंगे तो हमारा क्या है, कोचिंग का कुल खर्च है। तो ये हो गया टीसी बराबर, इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला होता है कि टीवीसी प्लस टीएफसी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से सुनिएगा बात को। अब इसको आप उलट सकते हैं। अगर आपको टीवीसी निकालना है, अगर हम मान लेते हैं ये टीसी है, तो अगर इसमें से किसी को ले आएंगे, मान लेते हैं कि ये टीएफसी को लाएंगे, तो टीसी कुल लागत में से अगर हम टीएफसी को लेस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? जो बच जाएगा माने कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटा देंगे तो क्या बचेगा? तो टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो बदलेगा वही ना निकलेगा। तो ये भी हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं देखें, फिर अगर मान लेते हैं कि अगर आप टीसी में से लेस कर लीजिए, टीसी में से लेस कर लेंगे, अगर टीवीसी को ये वाला लेस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा। तो टीसी माइनस टीवीसी बराबर क्या हो जाएगा सर? तो टीएफसी हो जाएगा बच्चों। चलिए, ये क्लियर है। तो अगर आप फार्मूला अगर मैच करना चाहो तो ये तो होगी आपका टीसी बराबर टीवीसी प्लस टीएफसी। तो ये टीसी में से अगर माइनस टीवीसी को कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? टीएफसी। ठीक है, तो इस तरह से सभी ऑप्शन आप देख लीजिए बारीकी से। तो डी ऑप्शन ही आपका सही होगा इनमें से सभी। ठीक है,
चलिए, तो फर्स्ट का डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। बड़ा सूझबूझ करके आपको मिला रहे, थोड़ा हार्ड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के प्रश्न फार्मूला टाइप के कभी कभी आते हैं एक दो, तो आप सीरीज को देखेंगे तो इनसे भी आपका डर खत्म हो जाएगा। और अगर इसमें आपको डर है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे प्रश्न पे ज्यादा आप जोर दिया कीजिए। चलिए, अब हम आगे के प्रश्न देखें सर। अगला हमारा प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है आपके बाएं से दाएं, दूसरा है दाएं से बाएं, तीसरा नीचे से ऊपर, ये इनमें से सभी। बताइए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल किधर गिरता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई हो गया, ये 0 से एक एक्स अक्ष मान लीजिए, 0 से वाई अक्ष मान लीजिए, ठीक है, ये 0 मूल बिंदु। तो अब ये मान लेते हैं कि ऐसे आपका ये लाइन जो देख रहे हैं, इस लाइन के बारे में आप पढ़े हो, इसी को कहते हैं PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र। अब ये किधर से किधर होता है, तो ये याद रखेंगे, इधर हो गया बाएं और ऊपर से नीचे ये बाएं से दाएं, याद रखेंगे। तो ये होगी आपका सही जवाब कि बाएं से दाएं की ओर। इसी लाइन को कहते हैं PPC लाइन। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं PPC लाइन। उत्पादन संभावना वक्र रेखा है, उसको जिस रेखा को जिस पे वक्र के सहायता से दर्शाते हैं, तो वो वक्र हो गया। तो ये ढाल किधर से होता है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी बाईं से दाईं की ओर। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही है। तो सेकंड का ए ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड प्रश्नों के ऊपर में। एकदम इकोनॉमिक्स के प्यारे प्यारे से प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं, तो सीरीज में पूरा बने रहेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड भी है, ये आप मानो या ना मानो, हम मानते हैं इसको थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अगर सीरीज को बढ़िया से देखेंगे, सारे प्रश्न देखेंगे, तो फिर आप सभी प्रश्नों से अगर रूबरू हो जाएंगे तो हल्का हो जाएगा। देखिए दुनिया में हल्का वही होता है जिसको हम जान लिए बढ़िया से हल्का, जो नहीं जान पाए, ये आप कभी पढ़े नहीं, सुन रखे खाली, तो हार्ड लगता है। तो सीरीज देखते चलिए, आपको कुछ करना नहीं, केवल सुनते चलना है। थर्ड प्रश्न है कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन सी है, निम्न में से आपको एक चूज करना है कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में होती है, क्या होती है, परिवार और फर्म क्षेत्र, दूसरा परिवार क्षेत्र शेष विश्व, तीसरा है परिवार क्षेत्र और सरकार क्षेत्र, चौथा है परिवार क्षेत्र और पूंजी बाजार। कोई एक ऑप्शन चूज करिए। अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं तो प्रश्न आपसे बहुत बढ़िया बन जाएगा। देखिए एक आपको पढ़ाया गया होगा समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय में, फर्स्ट चैप्टर में ही, कि एक होते हैं कंपनी वाले, जिसको हम फर्म वाले कह सकते हैं, ये हो गए कोई परिवार वाले। परिवार वाले के तरफ से इनको क्या दिया जाता है, तो काम किया जाता है, यानी ये लोग श्रम देते हैं, चाहे शारीर से देंगे चाहे मन से देंगे, मानसिक श्रम देंगे या शारीरिक श्रम, ये श्रम देते हैं। तो बदले में ये क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो जिसमें इस तरह के दो होता है, यानी एक परिवार होते हैं और एक फर्म वाले होते हैं, तो ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाता है। फिर इसमें क्या होगा कि देखेंगे कि फिर सरकार भी काम करेगी, तो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। फिर बाहर से विदेशी कंपनी वगैरह, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे, C+I+G+X-M कर करके आगे, ठीक है। तो कोर्स में भी आप बने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको विशेष जानकारी होंगे। अगर कोर्स ना भी कर रहे हैं, VVI प्रश्न के सीरीज देखते हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे तीसरा का ए ऑप्शन सही होगा। एक परिवार होंगे और एक कौन होंगे, तो फर्म वाले, ठीक है। चलिए दूसरा कौन है, ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में यही होते हैं दो को। चलिए आगे की अगर हम बात कर लेंगे, अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 4 प्रश्न जल्दी जल्दी देखेंगे। ये एक पिछले सीरीज का रिपीट क्वेश्चन लाए हैं, ताकि अगर पिछला सीरीज आप देखे हैं तो आराम से आप ठीक कर पाए। तो 4 का क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी। आर्थिक महामंदी काल की अवधि क्या है, 1939 से 1942, दूसरा है 1857 से 1860, 1929 से 1932 और चौथा है 1947 से 1950। कोई सही जवाब एक आपको चूज करने हैं, जल्दी से फटाफट से चूज करिए। तब तक कुछ जानकारी हम आपको दे दें कि यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एक नंबर नोट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन पे है, कॉल है, सब चीज़ एक ही नंबर से मेरा होता है। ये 8825365551, ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कॉल किसी तरह से संपर्क कर सकते हैं।
आप हमसे बहुत तरह स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। आप चाहे तो केवल वीवीआई प्रश्नों का सीरीज ले लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट वाइज हम आपको व्हाट्सएप पे सब पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। आंसर के साथ आपको वीवीआई प्रश्नों का सीरीज दे देंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑल सब्जेक्ट दे देंगे आपको मात्र 51 रुपया में। अगर आप चाहते हैं कि सर हम चैप्टर वाइज पीडीएफ आपसे ले, एक चैप्टर में सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेन पॉइंट सब हो, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट का आपको मात्र 51 रुपया में हम आपको पीडीएफ ही उपलब्ध करा देंगे। अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स का अलग फी होता है, उसके लिए आप समय जैसे जैसे बदलता है उस हिसाब से आपको दिए गए इस नंबर पे बात करना होगा कि अभी ऑफर आपको क्या मिल पाएगा। 150 में कोर्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज सारा कुछ ये 200 में मिल जाएंगे। हाँ ये है कि YouTube पे पूरे YouTube पे सबसे अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा और सबसे कम पैसे में आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी भी हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको विशेष अध्ययन करना है या कोई भी आपके भाई है बहन है जूनियर, अगले बार उनको एग्जाम देना है तो अभी से बेस्ट तैयारी वो कर सकते हैं। चलिए तो अब हम देखें विश्व में आर्थिक मंदी आप जान रहे हैं 1929 से 1932 ये भयंकर आर्थिक मंदी का दौर था। ये याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो उसका प्रभाव एकदम आगे चल के देखने को मिला। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे 1914 से 18 उनके यहाँ खास करके ये मंदी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला, जिसमें खास करके जर्मन में तो कम नहीं रहा, जर्मन हारा भी था, मित्र राष्ट्रों को काफ़ी सारे जो है वो हर्जाना भी जर्मन को देना था। तो जर्मन की अर्थव्यवस्था एकदम झकझोरा गया, चरमरा सी गई। तो 1929 से 32 याद रखेंगे विश्व में आर्थिक मंदी का ये समय काल है या काल अवधि का लीजिए। अब बढ़ते 5वें नंबर प्रश्न फटाफट से देखेंगे। 5वें नंबर प्रश्न है परिवार फर्म को निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। परिवार जो है वो फर्म को यानी एक कंपनी को निम्न में से कौन सी सेवाएं देते हैं। श्रम देते हैं, भूमि देते हैं, पूंजी और उद्यम देते हैं, या फिर आप ध्यान दीजिएगा बातों को, हमारे नीचे है आपका डी ऑप्शन कटा हुआ था, इनमें सभी आप फटाफट से बताएंगे। कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि एक परिवार वाला है और एक आपका क्या है, 1 मिनट, एक परिवार वाले मान लीजिए, एक कोई कंपनी वाला मान लीजिए, तो दोनों में इधर से ये श्रम देता है तो कंपनी वाले बदले में उसको क्या देंगे, कोई पैसे देंगे, ठीक है। तो पैसे वगैरह दे रहे हैं तो ये याद रखेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, अब ध्यान सुनेंगे, परिवार फर्म को क्या दे रहा है, तो परिवार फर्म को जब भी दे रहा है याद रखेंगे अभी श्रम दे रहा है। फिर आगे और चक्र चलता है कि ये इसको पैसे देंगे तो इसके लिए ये आय हो गया परिवार वाले के लिए, यही आय ये खर्च करेंगे तो खर्च करेंगे, यानी इकोनॉमिक्स में खर्च को व्यय बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फिर ये पैसा खर्च किया हुआ प्रोड्यूसर के पास चला गया, उत्पादक क्षेत्रों के पास, और फिर ये बदले में ये पैसा दिया है तो फिर ये बदले में या तो वस्तु देगा परिवार वाले को या फिर कोई सर्विसेज। इसके ऊपर में डिटेल से आपको पढ़ा देंगे तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको सेट हो जाएगा और यहाँ से सवाल आपके आती ही आती है। तो बताइए क्या देंगे, तो परिवार वाले कंपनी को यहाँ काम करेंगे तो श्रम देंगे, ठीक है। शारीरिक या मानसिक, 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर, और अगर वीडियो सीरीज से आपको लाभ भी मिल रहा होगा तो एक लाइक जरूर आप कर दीजिए और हो सके तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दें, ठीक है। चलिए सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन हैं, बताइए गुरु। माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन है, क्या मार्शल है, क्या बोल्डिंग है, किन्स है या फिर रैगनर फिश है। फटाफट से बताएंगे। तमाम अर्थशास्त्रियों के नाम आपके सामने है और एक अर्थशास्त्री का नाम इसमें चूज करना है जो पहली बार माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे। याद रखेंगे 1933 ईस्वी में नॉर्वे के रहने वाले एक प्रमुख अर्थशास्त्री जिसका नाम है रैगनर फिश, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले याद रखेंगे माइक्रो शब्द का इस्तेमाल किए हैं। तो 6 का डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 7 प्रश्न देखते हैं, बस अब 3-4 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। कहते हैं कि किस देश में, एक देश में केंद्रीय बैंक होता है। एक देश में केंद्रीय बैंक कितने होते हैं, 1, 2, 4, 5। फटाफट से बताइए, वीडियो रोक के आप आंसर जल्दी से दे लीजिए। तो केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक की बात कर लेंगे तो किसी देश में सेंट्रल बैंक होते हैं 1। भारत में भी पूछेगा तो कितने होते हैं, 1। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आम आदमी से कभी भी खाता नहीं खोलवाते, लेन देन ये आम आदमी से नहीं करते। ये बैंकों का बैंक है, यानी बैंक के बाप, बैंक के पिता, बैंक के बाबूजी कह लीजिए।
सर बात को, तो ये है आरबीआई। तो आरबीआई एक बैंक है, इसको केंद्रीय बैंक कह सकते हो आप, सेंट्रल बैंक, कोई दिक्कत? चलिए, तो 7 का ऑप्शन आपका ए सही है। अब 8 नंबर प्रश्न देखें। चलिए, केंद्रीय बैंक से संबंधित प्रश्न आ गया कि केंद्रीय बैंक, अगली बार वाटरमार्क कम आएगा, आपको उतनी अच्छी दिख पाएंगे, इसमें थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए, केंद्रीय बैंक कौन सी संस्था को ऋण प्रदान करती है? कौन सी संस्था को केंद्रीय बैंक कर्ज दे सकती है? वाणिज्य बैंक को, निजी उपक्रम को, सामान्य व्यक्ति को, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही सही जवाब देंगे। तो अगर हम सही आंसर की बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक, जिसको वाणिज्य बैंक कहते हैं। एक कॉमर्शियल बैंक, बाकी आरबीआई में बहुत सारे क्राइटेरिया को जो बातें होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आरबीआई के दूसरी अनुसूची में जो बैंक शामिल होगा वही जो है कि उसी से आरबीआई जो है कि ऋण वगैरह देगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी वगैरह तमाम तरह की चीजें होती है, ठीक है। उसको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। तो ये हो गया आपका 8 के ए ऑप्शन। बाकी निजी अगर कोई कंपनियां वगैरह है, समान आदमी है, इन सबसे बताएं पहले कि आरबीआई लेन देन ही नहीं करती है तो फिर ऋण कहां से देगी? तो 8 के ए ऑप्शन सही है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी आप बैंक देखते हैं बाजार में जिससे आपका अकाउंट है, तो उन्हीं बैंक वाले से ये उस बैंक को वाणिज्य बैंक कहते हैं और उन्हीं से आरबीआई उन्हीं से लेन देन करती है, बाकी डायरेक्ट आदमी से लेन देन नहीं करती है। चलिए, एक बहुत ही बेजोड़ प्रश्न आ गया आपके सामने, इंपॉर्टेंट भी है, आगे कंपटीशन में भी आपको काम देंगे। नरसिम्हा समिति का संबंध क्या है? नरसिम्हा लिखा हुआ है, कहीं कहीं नरसिम्हन मिलेगा, कहीं कहीं नरसिम्हा मिलेगा। तो इस समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से, बैंकिंग सुधार से, कृषि सुधार से, या फिर आधारभूत संरचना सुधार से? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कि बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। तो यहाँ पे 9 का बी ऑप्शन एकदम क्या है सर? तो सही है। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये भी शायद रिपीट क्वेश्चन लिए होंगे आप लोग, तो फटाफट से बताएंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ए आय पत्ती से, बी उत्पाद पत्ती से, सी आपका व्यय पत्ती से, उपयुक्त सभी से। तो आप 10वां में भी पढ़े होंगे कि कितने इनकम है उसको, कितने देश में प्रोडक्शन हो रहे हैं उसको, कितने लोग खर्च कितने कर रहे हैं उसको, यानी तीनों के तीनों मिला कर करके और फिर ये राष्ट्रीय आय की गणना की जाती। और पढ़े होंगे आप लोग कि आय व्यय और आय उत्पादन, आय व्यय, ये सब तीनों पढ़े होंगे, एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। कैसे करता है? जैसे मान लें आपके पास इनकम आएगा, आय आया, आप प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, उसको बेचेंगे, आपको फिर पैसे आएंगे, फिर उस पैसे से करेंगे, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, तो यहाँ तक हम स्थगित करते हैं आज के क्लास को। तो ये 10वां क्वेश्चन है, 10 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही होगा। अगर वीडियो से लाभ मिला होगा तो आप जरूर लाइक कर कीजिए। और आगे की सीरीज आप पाना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, और दोस्तों को जरूर शेयर करिए, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। नोट्स का प्रोसेस आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।